हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है आप सभी का। वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज आप सबके लिए मैं गुड न्यूज़ लेके आई हूँ कि आज क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि पेपर 1 का जो हमारा बैच है वो तो हमारा स्टार्ट हो ही रहा है 9 अगस्त से, राइट। स्टूडेंट, जैसे आप सबको पता है कि पेपर 1 जो यूजीसी नेट पेपर 1 है उसका जो हमारा बैच है वो 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, राइट। 9 अगस्त जो कि परसों यानी कि मंडे से है, जहाँ से हम जो पेपर 1 है वो आपका जो क्या है पेपर 1 स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ क्या है आपके पास कि अब टीचर्स अड्डा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी नेट पेपर 2 यानी कि जो हमारी कॉमर्स है पेपर 2 जो कि मैं पढ़ाने वाली वो पेपर 2 कॉमर्स का भी जो आपका बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 23 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन से एक दिन नेक्स्ट डे ही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए क्या हो रहा है बैच स्टार्ट हो रहा है। नमस्ते जी, नमस्ते शेफाली यादव, कैसे हो आप सब। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। जो इस बैच की हमारी टाइमिंग है वो 10:30 PM नहीं AM, मॉर्निंग सुबह 10:30 से 11:30 रहेगी। क्या रहेगी? सुबह 10:30 से 11:30। पेपर 2 कॉमर्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स आपने आपको एनरोल करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको एजुकेटर बनाने में आपकी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने पे हम ध्यान देंगे और हम आपको इतना मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, इतने PDF देंगे, मतलब आपको इतना सारा कुछ सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जाएगा, तो आपको कहीं और जाने की नीड ही नहीं होगी। और हाँ गाइज, सिर्फ एक बार जो हमारे जो क्लासेस हैं एक बार उन्हें 5 दिन तक लेके देखिए, क्योंकि 5 दिन का जो हमारा है वो डेमो फ्री रहेगा। आप 5 दिन तक उन क्लासेस को लेके देखिए। अगर 5 दिन के बाद आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले कि हाँ हमें यहाँ से इन क्लासेस से हमें कुछ पढ़ने को, कुछ सीखने को, कुछ नया समझने को नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली आप इस बैच को परचेज मत कीजिएगा। लेकिन प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 5 डेज तो आप क्लासेस को लगाना, डेमो फ्री है वो, बिल्कुल 5 डेज आप क्लासेस को लगाना। अगर आपको उनमें लगे कि हाँ मैडम में कुछ बात है, मैडम हमें समझाती है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड होती है, क्योंकि हम सिर्फ आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने पे ही ध्यान नहीं देते बल्कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड। क्योंकि गाइज आप सभी क्या हो, सीनियर मोस्ट हो, आप सबको क्या करना है, यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करके, JRF एग्जाम क्वालिफाई करके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। तो आप एक जिम्मेवार पर्सन हो, सिविलाइज्ड पर्सन हो, तो आप सभी के लिए क्या है, आप सभी के लिए क्या है कि हम यूजीसी नेट पेपर 2 का बैच लेकर और हम आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, आपकी नॉलेज एनहांसिंग पर ध्यान देने वाले। ये नहीं कि बस आपको दौड़ में लगे हुए हैं और भी जैसे हैं हमारे पास बस वो क्या है पढ़ाए जा रहे, सिखाए नहीं जा रहे। और गाइस सबसे मेन हमारा जो मेन मोटिव है बैच लॉन्च करने की, जो देखो जो बड़े शहर होते हैं, जो बड़ी सिटीज है, वहां तो हर किसी के पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी स्कूल की एजुकेशन, उनकी कॉलेज एजुकेशन अपना जाके, उनके पास फंड्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो अपना इजीली जो कोचिंग है वो कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है गांव तक, जो रूरल एरियाज है जहां पर लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है कॉलेजेस में या कोचिंग जाने के लिए, उनके पास फंड्स नहीं है, तो हमने इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या बहुत ही कम अमाउंट में आपको अपने डोर स्टेप पे और ऑनलाइन, ताकि एक तो कोरोना का भी टाइम है, सेकंड आपके पास क्या है रूरल एरियाज में जो रूरल एरिया की स्टूडेंट्स है वो गांव तक, शहरों तक, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े शहर है, वहां तक नहीं जा सकते हैं। दैट्स वाई आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, हम टीचर्स अड्डा यूजीसी नेट पेपर 2 का जो बैच है वो ला रहे हैं, और वो भी बहुत कम अमाउंट पे। जितनी भी आपकी, अगर आप Y337 जो कि मेरा कोड, अगर आप इस कोड को यूज करते हुए बैच को परचेज करते हो तो आपको 77% की डिस्काउंट मिल जाएगी। ह्यूज डिस्काउंट घर बैठे। बिल्कुल आपको क्या करना है, जो हमारा ये कोड है Y337 जो कि मेरा कोड, अगर आप इस कोड को यूज करते हुए बैच को परचेज करोगे तो 77% की आपको क्या मिलेगी, डिस्काउंट, और वो भी घर बैठ के। क्योंकि हमारा मेन मोटिव एजुकेटर्स बनाना है, आपकी नॉलेज को एनहांस करना है, और जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के जो रूरल एरियाज के, जहां जिनकी रीच बड़े शहरों की कोचिंग तक नहीं होती है, वहां तक पहुंच रही। क्योंकि जो बड़े शहर के होते हैं उनके पास तो सभी के सभी अपॉर्चुनिटी, सारे संसाधन अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज है जहाँ के लोग जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से होते हैं, मैं खुद एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हूँ, मैं कोई हाई फाई नहीं हूँ, मेरी जो स्कूलिंग है बिल्कुल एक तरह से
हिंदी मीडियम से मैं पढ़ी हूँ और वही सब मैं ये सब जानती हूँ कि एक जो स्टूडेंट है, बस आप में क्या है, मोटिवेशन होना चाहिए, पढ़ने की लगन होनी चाहिए। आप में यह है कि आप बस अपना, आपको क्या करना है, आपका 100% देना, आपके अंदर पढ़ने की लगन होनी चाहिए। तो डेफिनेटली हम आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करवाएंगे, साथ ही आपको एक सक्सेसफुल एजुकेटर बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए टीचर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पर। और जो हमारा यूजीसी नेट पेपर 2 का बैच है 23 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, और जो पेपर 1 का बैच है वो हमारा मंडे यानी कि 9 अगस्त, जो 9 अगस्त, कमिंग 9 अगस्त है, इस 9 अगस्त से हमारा पेपर 1 का जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो गाइस फटाफट हमारे साथ जुड़िए और बैच को परचेज करिए और अपने जो एजुकेटर बनने का सपना है उसको लाइव कीजिए, जिए उसको, अपने ड्रीम्स को बड़ा रखो, क्योंकि अगर आप ड्रीम्स बड़े रखोगे तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे। तो गाइस इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो क्लास है पेपर 1 के लिए, उसके लिए मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हमारी सीरीज चल रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, in the 2 sets given below, set 1 provides the format of presentation and set 2 gives the distinct feature to go with them। set 1 में क्या है, आपकी फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशंस गिवन है, सेट 2 में आपकी फीचर्स गिवन है। आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मैच करना है कि कौन सी फीचर कौन से फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन को डिफाइन करती है। गाइज 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है, फटाफट आंसर कीजिए कि कौन सा किसका क्या आंसर रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक प्लीज कीजिए, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको जितना ज्यादा हो सके। जितने यूजीसी नेट की जितने भी एस्पिरेंट्स है सब तक ये वीडियो आपकी पहुंच जानी चाहिए, ताकि सक्सेसफुल जो बिल्कुल हमारे ग्राउंड लेवल पे स्टूडेंट्स हैं, जो जिनकी रीच नहीं है बड़े शहरों की कोचिंग तक, वहां तक हमारा जो है मेन मोटिव कि वो किसी ना किसी तरीके से बस क्या है एजुकेशन को, क्योंकि एजुकेशन क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक पर्सन की लाइफ को, उसके करियर को बनाने के लिए एजुकेशन क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो एजुकेशन जैसे आज के टाइम में अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्या है सबके लिए बहुत जरूरी है। और जो हमारे ग्राउंड लेवल पर है, जो बिल्कुल रूरल एरियाज के, जिनके पास संसाधन नहीं है किसी भी फॉर्म में पढ़ने के लिए, तो उनके लिए ये वीडियोस है। उनके लिए टीचर्स अड्डा आप सबके लिए क्या लेके आ रहे हैं, पेपर 2 और पेपर 1 का बैच लेकर, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे, और आपके घर बैठे आप अपने कंफर्टेबल जोन से ही क्या कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। लाइव क्लासेस रहेगी, आपका रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको दी जाएंगी, साथ ही साथ क्या है आपको पीडीएफ की फॉर्म में सारा का सारा डेटा भी दिया जाएगा। डाउट सेशन भी रहेंगे। डाउट में ये नहीं है कि आप सिर्फ डायरेक्टली कमेंट करके ही पूछ सकते हो, आप लाइव बोल कर भी क्या है हमसे अपने डाउट्स जो है वो क्लैरिफाई कर सकते हो। और वो जो डाउट्स है, डाउट सेशन है, ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको यहाँ पढ़ाई जा रही हूँ और आपकी नहीं सुन रही, बल्कि एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। यहाँ से मैं आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ और वहीं से आप भी हमसे अपने जो डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। कोई सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो गाइज ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि जो थीसिस या डेजर्टेशन है वो क्या होती है, थीसिस और डेजर्टेशन। तो राइट आंसर है गाइज इसका आंसर फोर्थ। तो जो आपकी थीसिस और डेजर्टेशन है, थीसिस और डेजर्टेशन होते हैं सिस्टमैटिक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। सिस्टमैटिक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट की जो हमारी थीसिस और डेजर्टेशन है उसका क्या होता है, एक सिस्टमैटिक और प्रेस्क्राइब्ड। जो जेआरएफ स्टूडेंट्स है या फिर जो पीएचडी करना चाहते हैं उनको पीएचडी में क्या है अपनी एक थीसिस एक डेजर्टेशन लिखनी होता है, और उसका क्या एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट होता है कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पेज है उसका आप ये रहेगा, सेकंड पे इंडेक्स रहेगा, थर्ड पे आपका प्रीफेस रहेगा, फिर आपका क्या इंट्रोडक्शन आएगा, फिर आपके क्या है लिटरेचर रिव्यू आएगा, देन आपके ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च की फाइंडिंग्स वगैरह, रिसर्च का आपका डिजाइन वगैरह ये सब होंगे उसमें। उसके बाद आपका डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है, राइट। उसके बाद आपके सजेशंस रहते हैं, उसके बाद आपके रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी रहते हैं, और उसके बाद आपका जो भी आपके एक्स्ट्रा है वो सब होते हैं। तो क्या है थीसिस और डेजर्टेशन का क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है जो हमें थीसिस बनाते हुए हमें फॉलो करना होता है, राइट। तो सेकंड है आपका बी का फोर्थ, रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑन अ समरी ऑफ रिसर्च डन, कि जो रिसर्च आप कर चुके हैं। नमस्ते जी, नमस्ते जागृत श्रीवास्तव, कैसे हो। तो जो रिसर्च पेपर है वो क्या होता है, रिसर्च पेपर जो मतलब
थीसिस तो क्या है, आपने पूरी जो आप ऑब्जेक्टिव्स लेकर चले हो उन सभी ऑब्जेक्टिव्स पे आपको 250 से 300 पेज के रिगार्डिंग अपनी रिसर्च को लिखना होता है। रिसर्च पेपर उसी का एक छोटा रूप है, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी एक छोटा मोटा टॉपिक लेके आपको 8 से 10 या 15 से 20 पेजेस की क्या है एक रिसर्च पेपर लिखना होता है। होती वही चीज है। लार्ज लेवल पे अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो उसी को हम थीसिस कह सकते हैं, और छोटे लेवल पे बात करें कि अगर आप सिर्फ 15 से 20 पेजेस की एक जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके ऊपर रिसर्च करे, दैट इज योर रिसर्च पेपर। तो वो होती है प्रेजेंटेशन ऑन अ समरी ऑफ रिसर्च रन, कि आपने क्या रिसर्च किया है उसकी समरी की प्रेजेंटेशन कॉल्ड्स योर रिसर्च पेपर। देन है आपकी वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होती है आपकी? टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन। वर्कशॉप इज योर टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन। वर्कशॉप में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको एनरोल करा के कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। मतलब पहले उनको समझाया जाएगा, समझाने के बाद फिर उनका प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी उनका कराया जाता है। जैसे आपको कुछ भी चीज समझाई गई कि ये चीज है जो रिसर्च पेपर है कोई भी, कि किस तरीके से उसको लिखना है, कि जैसे हमें SLR पे अगर हम बात करें, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, राइट। तो इसके बारे में आपकी क्या है वर्कशॉप है। तो पहले तो आपको ये बताया जाए कि सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है। पहले तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाएगी। थ्योरेटिकल नॉलेज देने के बाद आपको प्रैक्टिकली कि आप खुद 8 से 10 जो रिसर्च पेपर है उनका लिटरेचर रिव्यू करके दिखाओ, आप खुद प्रैक्टिकली उन चीजों को करते हुए एक्सपीरियंस। मतलब एक तो पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी गई, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको क्या है प्रैक्टिकली भी समझाया जाता है, प्रैक्टिकली भी आपसे करवाया जाता है, दैट इज योर वर्कशॉप। तो टारगेट ओरिएंटेड, टारगेट यानी कि आपको सिखाना है प्रैक्टिकली, और ग्रुप बेस्ड क्योंकि इसमें ग्रुप्स है, 8 से 10 लोगों का एक ग्रुप बना दिया फिर उनको सिखाया, इस तरीके से हमारा वर्कशॉप रहती है। वर्कशॉप में मेनली आपका क्या है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद है हमारा सेमिनार। सेमिनार इज योर रिफ्लेक्टिव डेलिब्रेशंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थीम्स। सेमिनार और वर्कशॉप में यही है, सेमिनार और वर्कशॉप आपकी सेम होती है। फर्क क्या है, वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है और जो सेमिनार है उसमें आपको प्रैक्टिकली नहीं होता, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, कि इनमें से कौन सा रिसर्च के मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे बेस्ट बताता है। ये 4-5 पॉइंट आपके पास गिवन है और आपसे ये पूछा गया कि आप से रिसर्च का जो बेस्ट मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इनमें से किसकी दिखाई देते, कि कौन सा जो पॉइंट है जो रिसर्च को बिल्कुल बेस्ट क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, वीडियो को लाइक करना ना भूले। Five, 4, 3, 2, and 1, and the right answer is A, C and F. A, C and F. A क्या कह रहा है, रिसर्च मीन्स चैलेंजिंग द स्टेटस क्यू, यानी कि रिसर्च में हम क्या करते हैं जो ऑलरेडी हमारी प्रॉब्लम है। नमस्ते जी, नमस्ते अभिमन्यु भदौरिया। तो जो हमारी रिसर्च है उसमें हम क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं कि जो एक ऑलरेडी हमारी एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, कि उस प्रॉब्लम को हमें किस तरीके से उसको सॉल्यूशन करना, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, हाइपोथेसिस क्या रहेगी, रिसर्च डिजाइन हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चनर्स क्या होंगे, हमारे वेरिएबल्स क्या होंगे, राइट। उसके बाद रिसर्च इज अ सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेस। सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, डिडक्टिव और इंडक्टिव हमारी क्या है, दो प्रोसेस होते हैं जिनको हम अपने क्लास में हमने पहले भी डिस्कस किया है। इंडक्टिव और डिडक्टिव, इनमें क्या होता है, एक में हम क्या करते हैं जनरल टू पर्टिकुलर, और इंडक्टिव में हमारा होता है पर्टिकुलर टू जनरल की बात करते हैं। यानी कि जो चीजें ऑलरेडी जनरलाइज्ड हैं, पहले तो उनको जनरलाइज्ड मतलब पहले वो क्या है जनरलाइज्ड है, फिर हम जनरलाइज से क्या जाते हैं पर्टिकुलर पे जाते हैं, कि स्पेसिफिक टू। और जो हमारी इंडक्टिव होते हैं उसमें हम क्या है पर्टिकुलर टू जनरल, यानी कि पहले कोई पर्टिकुलर बात करेंगे और फिर पर्टिकुलर से हम क्या जाएंगे जनरलाइजेशन पे। तो रिसर्च के अंदर हम यही कहते हैं कि दोनों पर्सपेक्टिव से हम इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट है, रिसर्च इज अ क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च ऑफ नॉलेज,
क्या है ये? क्रिटिकल। क्रिटिकल यानी कि माइंड से आपकी जो थिंकिंग है, मेनली रिसर्च में आपकी थिंकिंग ही देखी जाती है कि आपके, क्योंकि इसमें क्या है, और लोगों ने उसी प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सारा काम किया होता है और आपको भी सेम उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पे उसी सेम प्रॉब्लम पर क्या करना होता है, काम करना होता है। सॉरी टू से, सेम ऑब्जेक्टिव नहीं होते, प्रॉब्लम जो है वो सेम होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि हर एक जो पर्सन है, उस हर एक पर्सन की जो थिंकिंग है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब मेरी किसी चीज के रिगार्डिंग क्या है, डिफरेंट है, आप सबकी हो सकती है उसके रिगार्डिंग डिफरेंट हो, तो हर एक पर्सन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर एक चीज को बताने का। तो रिसर्च में भी हम यही करते हैं, क्या कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, हमें उसी के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है। रिसर्च का मतलब होता है वही चीज, लेकिन उसको एक नए तरीके से बताना, नए वे से बताना, नए ढंग से बताना। ऑब्जेक्टिव्स हमारे डिफरेंट रहेंगे, हाइपोथेसिस हमारी डिफरेंट रहेगी, लेकिन जो ऑलरेडी उस पे काम हो चुका है उससे हमें गाइडेंस मिलते हैं कि लोगों ने उसके ऊपर किस तरीके से काम किया था। तो ये क्या है, क्रिटिकल है, मतलब थिंकिंग है, थिंकिंग के ऊपर आपकी बेस्ड है कि आपकी थिंकिंग कितना उसके ऊपर, क्योंकि इसमें सारा जो काम है आपका थिंकिंग बेस्ड रहता है। और पैशनेट, कि आपको क्या होना चाहिए रिसर्च के लिए, पैशनेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैशनेट नहीं है उस काम को करने के लिए तो रिसर्च आपको एक बर्डन लगेगी, लेकिन अगर आप पैशनेट है तो आपको वो चीज करने में ना बहुत मजा आएगा, आप एंजॉय करके उस रिसर्च को करोगे। तो रिसर्च का एक पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज, कि कुछ ना कुछ सीखने का, कुछ नई नॉलेज को गेन करने की क्या है, पैशनेट और क्रिटिकल है। तो दीज आर दी पॉइंट्स विच इज बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो हैं आपके पास गिवन, सेम वही, सेट 1 सेट 2। सेट 1 में रिसर्च मेथड्स आपके गिवन है, सेट 2 में आपके क्रिटिकल फीचर्स गिवन है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड की क्या फीचर है, एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड की क्या फीचर्स है, हिस्टोरिकल मेथड की क्या है, और एथनोग्राफिक मेथड की क्या है। टाइम स्टार्ट्स, फटाफट स्टूडेंट्स बताइए क्या आंसर रहेगा आपके अकॉर्डिंग। एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है, हमारा मेनली कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हम देखते हैं। जो हमारी एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, उस एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम क्या करते हैं, कोज एंड इफेक्ट का देखते हैं। तो कोज एंड इफेक्ट है आपका फोर्थ, ए का रहेगा जी आपका फोर्थ आपका एक ही ऑप्शन में है। बी का होगा एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड। एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड, प्रोबिंग इनटू द कॉजल फैक्टर्स फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड, कि जो हमारे ऑब्जर्व्ड है उस ऑब्जर्व में से हम क्या करते हैं, कॉजल। बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। हिस्टोरिकल मेथड में आपका रहेगा एस्टैब्लिशिंग द पैटर्न ऑफ इवेंट्स विच हैव हैपेंड थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। हिस्टोरिकल यानी कि जो आपका हो चुका है, ऑलरेडी जो चीजें हो चुकी हैं, तो वही है एस्टैब्लिशिंग द पैटर्न ऑफ इवेंट्स, कि जो इवेंट्स हो चुके हैं उनका पैटर्न एस्टैब्लिश करना, विच हैव हैपेंड थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। नेक्स्ट है आपका डी, एथनोग्राफिक मेथड। एथनोग्राफिक मेथड का मतलब होता है स्टडिंग शेयर्ड बिहेवियर पैटर्न्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिवाइसेस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विल फॉर्म पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। क्या पूछा गया कि आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इनमें से क्या, कौन सी चीज आपकी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को शो करती है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या है, हमारे टीचिंग मेथड का एक इवेल्युएशन है, कि हमारे जो टीचिंग मेथड है उनका एक मेथड है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, जिसमें आप ड्यूरिंग द सेशन, यानी कि जब टीचर आपको पढ़ा रहा है उसी टाइम ड्यूरिंग द सेशन ही क्या की जाती है, इवेल्युएशन की जाती है। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द सेशन ही किया जाता है। जैसे हमारी ये लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास में आपके सामने क्वेश्चंस है, आप साइड बाय साइड उनके क्या कर रहे हो, आंसर कर रहे हो, आंसर देके कमेंट कर रहे हो। तो यहीं से पता चल जाए कि कौन सा स्टूडेंट का जो आंसर है वो ठीक है और कौन से स्टूडेंट का जो आंसर है वो क्या है, गलत है। यानी कि जब सेशन चल रहा है ड्यूरिंग द क्लास ही जो स्टूडेंट्स है उनका इवैल्यूएशन हो जाता है। दैट इज योर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दैट इज योर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो आपका राइट आंसर है कंडक्टिंग ए क्विज सेशन नहीं, गिविंग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस नो, गिविंग अ मास्टरी टेस्ट नो, प्रोवाइडिंग करेक्टिव फीडबैक ड्यूरिंग डिस्कशंस, बिल्कुल कि ड्यूरिंग डिस्कशन ही क्या दी जाती है, फीडबैक दी जाती है। अनकरेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग, बिल्कुल
मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग के लिए उनको एनकरेज किया जाता है कि जब सेशन क्लास चल रही है अगर उसी टाइम पे आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई सजेशन आ रहा है, तो आप उसी टाइम पर पूछ सकते हो और बता सकते हो। कि जब आपकी क्लास चल रही है उसी टाइम पे जो भी एक्शंस रहते हैं, जो रिएक्शंस रहते हैं, वही सब आपकी क्या कहलाती है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो डी ई एंड ग्रेडिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन ए 5-point स्केल। सो आपका राइट आंसर है ए, डी एंड ई। ए, डी एंड ई। डी, ई एंड ए। कंडक्टिंग अ क्विज सेशन। सॉरी गाइज, ये ठीक था आपका, ग्रेडिंग नहीं होती है इसमें। तो राइट आंसर है आपका ए, डी एंड ई। क्विज सेशन, जैसे कि अब ये क्वेश्चन चल रहे हैं, राइट। सेकंड आपका करेक्टिव फीडबैक ड्यूरिंग डिस्कशन एंड एनकरेजिंग द थिंकिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ऑर्डर टू प्रमोट डायरेक्ट लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी बेस्ट सूटेड। कि डायरेक्ट लर्निंग को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा मेथड सबसे सही रहेगा। डायरेक्ट लर्निंग क्या होती है, जिसमें टीचर और जो स्टूडेंट्स है वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो मेथड आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट लर्निंग। यानी कि जिसमें जो स्टूडेंट्स है वो डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली उनके जो इंटरेक्शन है आपस में बिल्कुल डायरेक्टली रहते हैं, इनडायरेक्टली नहीं रहती, दैट इज योर डायरेक्ट। तो इनमें से कौन सा मेथड डायरेक्ट लर्निंग को प्रमोट करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। टाइम स्टार्ट होता है आपका। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हो आप सब। प्लीज वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, शेयर करना मत भूलो, क्योंकि हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बैच आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के पास जो यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जेआरएफ का एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, कल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट्स जो आप सब ये अपने क्या है बिल्कुल उसको चाहते हो कि हाँ हमें होना ही है, हमें एक मोटिवेशन की हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना ही है, हमें टीचर बनना ही है। तो प्लीज आप सब उन सबको क्या करो, इस वीडियो को शेयर करो, और मेनली उन स्टूडेंट्स को करो जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर है, जो रूरल एरियाज में, जिनके पास साधन नहीं है, कोचिंग लेने के लिए फंड्स नहीं है, और उनके पास बड़े शहरों में जाने के लिए, और वैसे भी अब तो कोरोना है, कोरोना की वजह से हम वैसे भी नहीं जा सकते। तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उन स्टूडेंट्स के साथ जिनके पास साधन नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है। क्योंकि जो बड़े शहर है वहां पर तो लोगों के पास साधन होते हैं, वो फीस भी दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फीस भी पे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वहां पे अच्छी से अच्छी सबके पास कोचिंग के बहुत सारे सेंटर है। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है उन स्टूडेंट्स को गाइड करना है, उन स्टूडेंट्स को सजेशंस देना है, उन स्टूडेंट को पढ़ाना है जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से है, बिल्कुल रूरल एरिया से है, और वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के जो बैच है उनको लॉन्च किया है, और जो उनकी फीस है वो भी बहुत नॉमिनल रखी गई है। तो गाइज हम अपनी तरफ से तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो रूरल एरियाज है ऑल ओवर इंडिया, जो बिल्कुल छोटे छोटे गाँव से है, जहां पर साधन नहीं है, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो हम भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। बाकी एफर्ट्स आप सब भी कीजिए कि आपका भी जो फ्रेंड सर्कल है, सोशल मीडिया है, उसके थ्रू इन वीडियोस को क्या है शेयर कीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स इस जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट पे, इसको आप छोड़े नहीं। प्लीज गाइज लाइक भी कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इनसे हमारा कोई बेनिफिट होने वाला है। मैं तो ऑलरेडी 7 टाइम्स नेट क्वालिफाई हूँ और यहाँ पर आप सबको पढ़ा भी रही हूँ। तो मेरा सिर्फ मेन मोटिव है कि जहां आज, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आई और जहां आज मैं सक्सेसफुल हूँ, वैसे ही जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी रहें। तो आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और बिल्कुल उन रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स तक जो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं और उनके पास साधन नहीं है, या किसी भी रीजन से वो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप मोबाइल के थ्रू आप पढ़ सकते हो, और वो भी बिल्कुल नॉमिनल सी अमाउंट पे करके। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, Y337 इस कोड को अगर आप यूज करते हुए परचेज करोगे तो आपको 77% की डिस्काउंट मिलेगी। 77%।
स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको जो प्राइस है वो ज्यादा दिखे, लेकिन अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो 77%, मान लो 1000 रुपए का प्राइस रखा गया है तो 77 यानी कि 770 रुपए तो उसमें से आपको डिस्काउंट के मिल जाएंगे, और 330 रुपए में सिर्फ आपको ये बैच पढ़ने के लिए मिलेगा, सिर्फ 330। तो आई थिंक हर एक स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है, कुछ ना कुछ बनना चाहता है, आगे जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना भी चाहता है, और जो अपनी लाइफ में क्या कुछ बड़ा करने का अगर सोच रहा है तो वो 330 रुपए तो आराम से पे कर सकता है। कोई बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल सी अमाउंट आप सबको ध्यान में रख के रखी गई है। तो गाइज ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे हमारा एक स्टूडेंट है, उसने आंसर भी किया है, मिस्टर आरिफ ने। ए आंसर बिल्कुल सही है इसका। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट लर्निंग को प्रमोट करता है। प्रोजेक्ट मेथड जैसे यही है, प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट लगा के पीपीटीज के थ्रू आप सबको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो लर्नर है, लर्नर यानी कि जो सीखने वाला है, समझने वाला, जिसको हम स्टूडेंट भी कह सकते हैं, एस्पिरेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट में से लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, विच विल बी हेल्पफुल इन एंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यानी कि लर्नर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करती है, टीचिंग की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करती है, टीचिंग की इफेक्टिवनेस को एंश्योर करते हैं। लर्नर की कौन सी, बेसिकली हमें क्या बताना है, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन किस कंटेक्स्ट में बतानी है जिससे टीचिंग क्या है वो इफेक्टिवनेस हो सके। तो ये आपके पास हैं 5 to 6 पॉइंट्स आपको सामने दिख रहे हैं। फटाफट स्टूडेंट्स बताइए क्या आंसर रहेगा आपका। फर्स्ट पॉइंट है जैसे एक्सटेंड टू विच लर्नर ओबे द स्कूल सिस्टम। जी नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता कि जो लर्नर है वो स्कूल सिस्टम को किस तरीके से ओबे कर रहा है, उससे आपकी टीचिंग इफेक्टिवनेस का पता चलेगा। लर्नर्स लेवल ऑफ मोटिवेशन, बिल्कुल, कि लर्नर का सीखने का क्या उसका लेवल है, वो अपने काम के लिए कितना पैशनेट है, उसको सीखने की कितनी भूख है एक तरीके से, राइट। का उसका लेवल क्या है मोटिवेशन का, वो क्या है टीचिंग की इफेक्टिवनेस को बयां करेगा। फीलिंग ऑफ लर्नर टुवर्ड्स द सोशल सिस्टम, जी नहीं, सोशल सिस्टम के रिगार्डिंग जो लर्नर है उसकी क्या फीलिंग है, डजेंट मैटर, वो उसका टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है। लर्नर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम, इसका भी टीचिंग से रिलेटेड नहीं है कि लर्नर का स्पोर्ट्स में या गेम्स में क्या है, कितना इंटरेस्ट है, इसका टीचिंग से कि इफेक्टिवनेस से कोई लेना देना नहीं है। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, बिल्कुल, लर्नर का पहले का एक्सपीरियंस क्या रहा है, वो उसका एक्सपीरियंस टीचिंग को इफेक्टिवनेस बनाने में बिल्कुल लाभदायक है। एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस ऑफ लर्नर, कि लर्नर का आपस में, इंटरपर्सनल, आपस में और टीचर्स के साथ, दूसरों के साथ उसका रिलेशन कैसा है, ये सभी चीजें क्या है, टीचिंग को इफेक्टिवनेस बनाने में हेल्प करेगी। तो आपका राइट आंसर है बी, ई एंड एफ, डी आंसर, बी, ई एंड एफ, बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर आरिफ उद्दीन का आंसर आया बी एंड डी। डी, जी नहीं, डी नहीं होगा। देखो वैसे तो ये चीज ठीक है मिस्टर आरिफ कि लर्नर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम, कि स्पोर्ट्स और गेम में उसका इंटरेस्ट क्या है, ये बेसिक क्या है, जो लर्नर है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन वो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लर्नर की कैरेक्टर पूछी गई, लेकिन किस कंटेक्स्ट में पूछी गई ये भी आप में ध्यान रखना है। किस कंटेक्स्ट में पूछे कि टीचिंग को इफेक्टिवनेस बनाने के लिए लर्नर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसके लिए आपका रहेगा प्रायर एक्सपीरियंस, इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड लर्नर का लेवल ऑफ मोटिवेशन, कि वो सीखने की उसमें कितनी भूख है, उसका पहले का एक्सपीरियंस कैसा रहा है सीखने के रिगार्डिंग। हो सकता है किसी का बैड एक्सपीरियंस रहा हो, किसी का गुड एक्सपीरियंस रहा हो, राइट। और उसका स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट्स है, जो लर्नर है, उसका इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है, टीचर्स के साथ किस तरीके से उसका रिलेशनशिप है। तो ये सभी क्या है टीचिंग को इफेक्टिवनेस बनाने में राइट है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिलो आर गिवन अ नंबर ऑफ की बिहेवियर्स एज वेल एज हेल्पफुल बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन रिसर्च एविडेंस, कि रिसर्च पे यानी कि टीचिंग को इफेक्टिवनेस बनाने के लिए इनमें से कौन से आपके
बिहेवियर है, कि कौन से बिहेवियर टीचिंग को इफेक्टिवनेस बनाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गाइस टाइम है आपके पास 20 सेकेंड, फटाफट आंसर कीजिए। पूछा गया विच आर की बिहेवियर एंड इंडिकेट योर आंसर बाय सिलेक्टिंग द कॉर्ड, कि कौन से की बिहेवियर है जो हमारी टीचिंग को क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस बनाते हैं। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आप सभी आंसर देंगे, आंसर देने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फटाफट 7 6 5 4 3 2 1 एंड द आंसर इज बी सी एंड डी। बी सी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। की बिहेवियर क्या है, क्वेश्चनिंग थ्रो कंटेंट एंड प्रोसेस लेवल क्वेश्चंस, कि जो आपका कंटेंट है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करना। नमस्ते जी, नमस्ते, हेलो बबलू, कैसे हो? क्या है, क्वेश्चनिंग थ्रो कंटेंट एंड प्रोसेस लेवल क्वेश्चन, कि जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या है, जो कंटेंट, जो सब्जेक्ट मैटर आपको पढ़ाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करना, राइट। एंड लेसन क्लैरिटी इंप्लाइंग द एक्सटेंट टू विच प्रेजेंटेशंस आर नॉट। लेसन क्लैरिटी, की जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी क्लैरिटी कितनी है, वो क्या है, टीचिंग को इफेक्टिवनेस बनाएगी, वो क्या करेगी, टीचिंग को इफेक्टिवनेस बनाएंगे। एंड प्रोबिंग विच इंप्लाइज स्टेटमेंट टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू इलाबोरेट, कि स्टूडेंट्स को ये बताना कि स्टूडेंट्स कितने तरीके से, मतलब स्टूडेंट्स को इलाबोरेट करने के लिए एनकरेज करना। इलाबोरेट का मतलब होता है उनको समझाना, उनको सिखाना, कि जो आपको समझ में आया है आप उसके रिगार्डिंग क्या करो, उसको और ज्यादा इलाबोरेट करो, उसको और ज्यादा एक्सप्रेस करो, और ज्यादा खोजो। मतलब इलाबोरेट का मतलब होता है बिल्कुल जड़ तक जाना, उसकी बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज तक जाना, दैट इज योर इलाबोरेशन। यानी कि कोई भी आप टॉपिक कर रहे हो, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हो, जैसे आप टीचिंग के रिगार्डिंग जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा एक टॉपिक है टीचिंग मेथड्स, ठीक है। टीचिंग इवेल्युएशन मेथड्स में हमारा एक है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बिल्कुल टोटल A to Z इंफॉर्मेशन, कि उसकी बारीक से बारीक, छोटी छोटी हर एक चीज को जब आपको उसकी सारी चीज के बारे में पता होगा तो स्टूडेंट्स को इसी चीज के लिए एनकरेज करने की, वो बिल्कुल बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज तक जो भी टॉपिक है उसकी बिल्कुल, हिंदी में कहावत है बाल की खाल निकालना, तो वही यहाँ पर हमें करना है। तो स्टूडेंट्स को यही उनकी हैबिट बनाना है कि बिल्कुल जो चीज है, जो भी टॉपिक है उसकी बिल्कुल जड़ तक जाए और फिर उस चीज को, कंसेप्ट को समझे। तो ये तीनों जो हमारे बिहेवियर हैं वो क्या करते हैं, टीचिंग इफेक्टिवनेस को बयां करते हैं। हेलो जी, हेलो जय पारिक, कैसे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, इन कम्युनिकेटिंग इन अ क्लासरूम सिचुएशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस विल बी कंसिडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट। यानी कि जब हम क्लासरूम में क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो इनमें से कौन सा मेथड आपका सही रहेगा। एक क्लासरूम में कम्युनिकेशन करते हुए कौन सा मेथड, कौन सी अप्रोच आपकी सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी, बताओ स्टूडेंट्स, फटाफट, हरी अप, 20 सेकंड्स का टाइम है, 20 सेकंड्स में फटाफट आंसर कीजिए। कि क्लासरूम में कम्युनिकेशन, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं, उनको कल को क्या करना है, जाके पढ़ाना ही है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, राइट। तो उनको क्या करना पड़ेगा, क्लासरूम में पढ़ाना है, कम्युनिकेशन करना होगा। तो हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में ना इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, आईसीटी है, रिसर्च है, मतलब एक तरीके से बिल्कुल क्या है, जो आपको इन फ्यूचर काम करना है उसी के रिगार्डिंग आपसे क्या है, क्वेश्चनिंग की जाती है एग्जाम में। वैसे तो हमारे जैसे बैंक है, बैंक की, एसएससी की, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें क्या है, हमसे उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारी जॉब से रिलेटेड ही नहीं होते। अब बैंक है, उसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स, ये सब करना होता है, वो आपकी जॉब से रिलेटेड ही नहीं है, राइट, अगर हम बात करें। लेकिन जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, इसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आपको फ्यूचर में आपसे ही रिलेटेड है, मतलब आपको जो काम फ्यूचर में करना उसी से रिलेटेड आपका जो है
टेस्ट लिया जाता है, उसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है कि आपका मेंटल लेवल क्या रहेगा, आप रिसर्च कितने अच्छे से कर सकते हो, आपकी थिंकिंग क्या है, आपका टीचिंग का वे क्या रहेगा, कम्युनिकेशन कैसे करोगे, और जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो तो है ही है। तो यूजीसी नेट के एग्जाम में जो आप फ्यूचर में करोगे बिल्कुल मतलब रिलेटेड है आपसे, बिल्कुल टोटली रिलेटेड, कि जो आप यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वही सब आपको फ्यूचर में करना है। तो कम्युनिकेशन करते हुए, क्लासरूम में कम्युनिकेशन करते हुए कौन सी अप्रोच सबसे बेस्ट है? तो आंसर है आपका एम्पैथेटिक एंड प्रेग्मेटिक। एम्पैथेटिक एंड प्रेग्मेटिक, एम्पैथेटिक एंड प्रेग्मेटिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या है स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शंस की जाती हैं, मतलब उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है, बिल्कुल ओपन रहता है उनके साथ, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल जिस भी वे है उन्हीं वे से क्या है स्टूडेंट्स की मेंटालिटी को समझ, यानी कि जो सामने वाला है जिसको हम समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स है, जैसे हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझ के उनको सारी चीज की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देना इज योर एम्पैथेटिक एंड प्रेग्मेटिक। एम्पैथेटिक एंड प्रेग्मेटिक क्या कहलाती है? अप्रोच। तो एम्पैथेटिक एंड प्रेग्मेटिक अप्रोच का मतलब आई थिंक आप सबको क्लियर है क्या, कि जिसमें हम जो सामने वाला है जिसको हमें समझाना है, जिसको हमें सिखाना है, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, समझाते हैं और सिखाते हैं। तो क्लासरूम में कम्युनिकेशन करते हुए हमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही उनको समझाया और सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A teacher decides to form 6 group of students and assign a sub theme to each group for discussion and reporting। एक टीचर है, एक टीचर ने 6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उनको एक सब थीम दी गई हर एक ग्रुप को फॉर डिस्कशन, कि आप सबको एक टॉपिक के ऊपर टॉपिक दे दिया और उस टॉपिक के ऊपर आप सबको क्या करनी है, डिस्कशन करनी है और फिर उसके ऊपर रिपोर्ट देनी है। तो विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल विल बेस्ट डिस्क्राइब हिज और हर स्ट्रेटेजी इन दिस रिगार्ड, कि कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा सही रहेगा। सिचुएशन आपको दे दी गई है कि आप एक टीचर हैं, ठीक है, एक टीचर है और उस टीचर ने 6 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया है टू फॉर्म 6 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के 6 ग्रुप बनाए हैं, ठीक है, और सभी जो ग्रुप हैं उन ग्रुप में क्या दिया गया है, उनको एक सब थीम दी गई है, उनको एक टॉपिक दिया गया और उस टॉपिक के ऊपर उनको क्या कहा गया कि आप लोग को डिस्कशन करनी है और डिस्कशन करके फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। तो इसमें कौन सा मॉडल आपका सबसे सही रहेगा? सोचो गाइस, फटाफट आंसर कीजिए, कौन सा मेथड है वो जो सबसे सही रहेगा इस सिचुएशन में? तो इस सिचुएशन में मिस्टर आरिफ कह रहे हैं सी, हॉरिजेंटल मॉडल। हॉरिजेंटल कैसे होगा? हॉरिजेंटल होता है आपका ये, मतलब अगर हम सिंपल बात करें ये होता है आपका हॉरिजेंटल, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स, टीचर, यहाँ पर तो जो लेवल है वो बढ़ गया ना, यानी कि एक स्टूडेंट का लेवल ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये नहीं होगा, हॉरिजेंटल तो नहीं होगा। लीनियर होता है ये, मतलब एक ही लाइन में है, मतलब सेम लेवल के है। ये लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, लेवल सेम है, लेवल इज सेम, यानी कि सभी जो स्टूडेंट्स है जिनके साथ भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिनके साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनका लेवल सबका क्या है, सेम है। और यहाँ पर क्या है सबका लेवल अलग अलग है। तो हॉरिजेंटल और लीनियर तो आपका होगा नहीं। बच गए आपके पास दो, ट्रांजैक्शनल एंड इंटरेक्शनल। ट्रांजैक्शनल एंड इंटरेक्शनल, तो आपका राइट आंसर रहेगा ट्रांजैक्शनल। इंटरेक्शनल भी नहीं रहेगा, इंटरेक्शनल भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखो कंफ्यूजन, यूजीसी नेट ने ये क्वेश्चन क्यों दिया कि हर कोई जब इसको सोचेगा तो वो इंटरेक्शनल को ही बोलेगा, जैसे आप सबने भी गलती की है, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब होता है इंटरेक्शन करना आपस में, लेकिन यहाँ पर क्या चीज दी गई है, हर ग्रुप आपस में क्या करेगा, डिस्कशन करेगा और फिर उसकी क्या करेगा, रिपोर्टिंग। और इंटरेक्शनल मॉडल है, उस इंटरेक्शनल मॉडल में हमारा जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उसके बीच में इंटरेक्शन होती है, टीचर स्टूडेंट से और स्टूडेंट
टीचर से इंटरेक्शन करता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन होगी वो स्टूडेंट्स की आपस में डिस्कशन होगी, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आपस में डिस्कशन होगी, तो इंटरेक्शनल मॉडल भी नहीं है। तो बच गया आपका सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल इज योर राइट आंसर। समझो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में पूछा क्या कहा गया है। एक टीचर, उसने स्टूडेंट्स हैं उनके 6 ग्रुप बनाए और उनको एक टॉपिक दिया, कहा उनके आपस में आप सबको क्या है डिस्कशन करनी है और फिर रिपोर्ट करनी है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन रहेगी स्टूडेंट्स की आपस में रहेगी, जबकि इंटरेक्शनल जो मॉडल है कम्युनिकेशन का, उसका मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन, राइट। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द पैरा लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है जो भी आपके गेस्चर्स हैं, जो भी आपके क्या है गेस्चर्स है, जैसे कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आपकी वॉल्यूम होगी, आपकी वॉइस, ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी कि कम्युनिकेशन करते हुए इनमें से कौन सा आपका पैरा लैंग्वेज को शो करता है। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं। पैरा लैंग्वेज होता है गेस्चर्स हो गए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, आपकी वॉल्यूम हो गई, वॉइस होगी, बॉडी लैंग्वेज की पढ़ाते हुए इंटरेक्शन करते हुए जो एक टीचर है उसकी जो भी हाव भाव है, शारीरिक हाव भाव है, फिजिकल हाव भाव है, उसका फेस किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, उसके हैंड्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, उसकी वॉइस कहाँ पर ज्यादा हो रही है, कहाँ पर कम हो रही है, इन सबको हम क्या कहते हैं पैरा लैंग्वेज। तो अब आपके पास सामने है, देखो पिच ऑफ द वॉइस, बिल्कुल, इंटरनल नॉइज, एक्सटर्नल नॉइज नो, यूज ऑफ पॉज एंड रेट एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच, कि जब आप पढ़ा रहे हो उसकी वॉल्यूम और उसकी रेट और उसकी पिच, वॉइस, यही सब आपके किस में आते हैं पैरा लैंग्वेज में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए डी एंड ई, ए डी एंड ई, बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इन अ क्रिटिकल वे, कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करता है। इनमें से कौन सा पॉइंट क्लासरूम कम्युनिकेशन में की इफेक्टिवनेस को क्या करता है, इंप्रूव करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जी बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, आंसर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इन अ क्रिटिकल वे, कि इनमें से कौन सा पॉइंट क्लासरूम कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो आपका राइट आंसर है टीचिंग स्टाइल प्रेफर्ड बाय द टीचर व्हाइल ट्रांजेक्टिंग। टीचिंग स्टाइल प्रेफर्ड बाय द टीचर, यानी कि जो टीचर है उसका पढ़ाने का तरीका कैसे है, उसका पढ़ाने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको नॉलेज तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो उसको उतने अच्छे ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, राइट। तो यानी कि उनको नॉलेज तो है, उनको पता तो है सारी चीजें क्या, लेकिन उसको बताना कैसे, उसको एक्सप्रेस कैसे करना, वो अपनी फीलिंग्स को उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते उतने ही अच्छे ढंग से जितने अच्छे ढंग से उनको नॉलेज होती है। लेकिन कुछ टीचर्स हमारे ऐसे भी होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनको नॉलेज तो इतनी नहीं होती लेकिन उनका प्रेजेंटेशन, उनका स्टाइल, उनका बताने का तरीका, उनको समझाने का वे इस तरीके से होता है कि उनको आसानी से समझ आता है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करने वाला है टीचर का स्टाइल। कब? टीचर का कौन सा स्टाइल? टीचिंग स्टाइल, उसका पढ़ाने का क्या तरीका है। तो बी इज द राइट आंसर। आशीष वर्मा का बिल्कुल सही आंसर आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एन इमेज ऑन पेज of a document is to be repeated on page 4 of the same document. Which of the following would enable this to happen? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पेज 2 पे आपकी कोई भी एक इमेज है, एक कोई की आप क्या है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए पेज 2 पे आपकी कोई इमेज है, उस इमेज को आपको क्या करना है, पेज 4 पे रिपीट करना है। सेम डॉक्यूमेंट, उसी डॉक्यूमेंट में एक जो पेज है 2 नंबर सेकंड पेज है, उस पे कोई इमेज है, उस इमेज को आपको क्या करना है, पेज 4 पे रिपीट करना है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो क्या आपका इसमें से सही रहेगा?
बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, क्या आंसर रहेगा आपका? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, फटाफट आंसर कीजिए, कमेंट योर आंसर। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आएगा। एंड द राइट आंसर इज सी, आशीष वर्मा का बिल्कुल सही आंसर आया, कॉपी एंड पेस्ट। वेल डन आशीष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो सेट दिए गए हैं, सीपीयू, रैम, रोम एंड एलसीडी। उनके फंक्शंस आपको बताने कि सीपीयू क्या करती है, रैम का क्या काम है, रोम का क्या काम है और एलसीडी का क्या काम है। कंप्यूटर से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है आपके। टाइम स्टार्ट होता है आपका, फटाफट बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा। सीपीयू, सीपीयू का काम है कंट्रोल ऑल द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर्स अदर कंपोनेंट। सीपीयू का क्या काम है आपका? कंट्रोल ऑल द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर्स अदर कंपोनेंट। रैम, रोम एंड एलसीडी, एलसीडी है आपकी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड ऑन अ फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर। रैम और रोम, अब ये आपको बताना है क्या आंसर रहेगा इसका। एंड द राइट आंसर इज, फटाफट स्टूडेंट्स हरी अप, आंसर कीजिए। रैम होती है आपकी टेम्परेरी स्टोरेज। रैम क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज, ऑल्सो नोन एज प्राइमरी स्टोरेज। रैम क्या होती है हमारी? प्राइमरी स्टोरेज और टेम्परेरी। और जो रोम है वो हमारी क्या होती है? परमानेंट, दैट इज नॉट इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर्स पावर इज टर्न्ड ऑफ। इसके रिगार्डिंग हमने क्लास भी ली थी, क्लास में ही बताया था कि रैम क्या है और रोम क्या है। क्वेश्चन ठीक से दिखा नहीं, ज्यादा ही छोटा है। ज्यादा छोटा तो आप स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए ना थोड़ा, आप अपने कंप्यूटर में स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गैप बिटवीन इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी हु आर कंप्यूटर लिटरेट एंड हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज लाइक द इंटरनल एंड हु डोंट इज रेफर्ड टू एज। कि जो इंडिविजुअल्स है सोसाइटी में, जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है और कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है, और ऐसे जिनको इंफॉर्मेशन नहीं है, उन सब का जो गैप है उस गैप को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डिजिटल डिवाइड, आईसीटी डिवाइड और टेराबाइट डिवाइड। कि जो इंडिविजुअल सोसाइटी के, ऐसे इंडिविजुअल जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है कि कंप्यूटर को किस तरीके से रन करना है, कंप्यूटर पे कैसे फंक्शनिंग की जाती है, एंड दोज हु डोंट, और जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसके गैप को हम क्या कहते हैं? उसके गैप को कहते हैं डिजिटल डिवाइड। क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड इज योर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर हम किसे कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं कौन सबसे पहले और सही आंसर देता है। डिवाइस ड्राइवर क्या है? किसे कहते हैं हम डिवाइस ड्राइवर? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। 2, 1 and the right answer is D. Software that allow interaction between peripheral devices and the operating system। कि जो हमारी peripheral devices हैं और जो हमारा operating system है, उन operating system और peripheral devices के बीच में interaction करने के लिए जिस software को हम use करते हैं, वो software हमारा क्या कहलाता है? device driver। जी नहीं, हार्डवेयर नहीं, बी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, नॉट द हार्डवेयर।
software that allows interaction between peripheral and operating system, that is your device driver. तो ये था गाइज आपके फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको इन क्वेश्चंस को करने से अपना लेवल भी पता चला होगा कि आपको कहाँ पर आपको तैयारी करने की नीड है, आप कितने पानी में हैं, कौन सी यूनिट आपकी स्ट्रॉन्ग है, टीचिंग में आपका कितना स्कोर है और रिसर्च में आपका कितना स्कोर है और आईसीटी कम्युनिकेशन में आप कितना स्कोर कर रहे हो, कौन सी आपके वीक पॉइंट्स है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि इन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमसीक्यूज को करने से ही आपको ये सब पता चलेगा। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए टीचर्स अड्डा के YouTube चैनल पर। डेली जो हमारी क्लास है 2:30 पे पेपर 1 के लिए रहती है और 4:30 पे हमारी पेपर 2 जो कॉमर्स है उसके लिए रहती है। थैंक यू सो मच गाइज।